नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति जो चैप्टर है उसमें 13वां लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं और ये राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। इसके पहले मैं डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन, और उसके पहले लेटर मुगल पीरियड यानी उत्तर मुगल काल के जितने भी 11 मुगल सम्राट थे उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा किया। और ये टॉपिक जो है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों का उदय, राइज ऑफ रीजनल्स स्टेट्स। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, इसमें एक ऐसा इस टॉपिक में कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है और यहाँ तक इंटरव्यू में भी, यूपीएससी के इंटरव्यू में भी प्रश्न आया है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो स्वतंत्र, इसमें राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स ये 3 तरह के हैं। समझने के लिए यहाँ क्लियर मैं ये 3 तरह के हैं। पहला उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा स्वतंत्र राज्य, और तीसरा नवीन राज्य। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स में 3 तरह के राज्य हैं: उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य और नवीन राज्य। इसी पर हम को चर्चा करना है डिटेल्स में। इसमें कंसेप्चुअल भी सवाल आ जाता है कि उत्तराधिकारी राज्य कौन है, स्वतंत्र राज्य कौन है, नवीन राज्य कौन है। बाबर द्वारा स्थापित जो मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा एम्पायर, जो बहुत बड़ा वृक्ष था, वो उत्तर मुगल काल में निकम्मे और अयोग्य मुगल सम्राट के द्वारा धीरे धीरे एक एक टहनी टूटता गया और उसमें जो है कुछ राज्य जो है माना स्वतंत्र घोषित कर लिए। उसी का एक टॉपिक है पूरा कि राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। पहले मुगल सम्राट में सूबा हुआ करता था और उसका जो सर्वा हेड जो थे उसे सूबेदार कहा जाता था। तो मुगल साम्राज्य का जैसे डाउनफॉल होने लगा, ऐसे तो डाउनफॉल औरंगजेब के समय से ही प्रारंभ हो गया था। और उत्तर मुगल सम्राट जो आए तो कोई रंगीला बादशाह आया, कोई घृणित का आया, कोई लंपट मूर्ख आया। तो ये लोग धीरे धीरे इन लोगों के शासन काल में अपना जो कुछ राज्य थे, कोई स्वतंत्र हो गया, कोई उत्तराधिकारी राज्य बना, कोई नवीन राज्य बना। इस तरह 3 तरह के राज्य बनते हैं। तो पहले मैं उत्तराधिकारी राज्य के रूप में
चर्चा करूंगा। उत्तराधिकारी राज्य, उत्तराधिकारी राज्य के रूप में मैं चर्चा करूंगा। चूंकि इसी उत्तराधिकारी राज्य से अंग्रेजों का आगमन होता है, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक प्रभुसत्ता कायम होती है भारत पर। उत्तराधिकारी राज्य, जैसे किसी मूवी में देखने से शुरू शुरू में जो ट्रेलर दिखाया जाता था उसमें कुछ कैरेक्टर आता है, कुछ प्लेस आता है, तो उस पर उसी प्रकार हम इसको देखते हैं कि इसमें उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन राज्य आते हैं। पहला हैदराबाद, दूसरा पहला हैदराबाद, दूसरा अवध, तीसरा कर्नाटक और चौथा बंगाल। ये चार जो स्टेट्स हैं वो उत्तराधिकारी राज्य में आते हैं। सक्सेसर स्टेट्स इनको बोला जाता है, इंग्लिश में सक्सेसर स्टेट्स और हिंदी में उत्तराधिकारी राज्य। प्रश्न आ जाता है कंसेप्ट पर, जब सवाल पूछा जाता है तो कंसेप्ट में, चूंकि अभी जैसे बिहार लोकसेवा आयोग में जो AEDO का एग्जाम है उसमें जनवरी में जो डेट टेंटेटिव डेट निकला हुआ है कि जनवरी में किसी दिन किसी तारीख को परीक्षा हो सकती है, जनवरी 2026 में, तो लगभग 9 लाख से ऊपर फॉर्म उसमें अप्लाई हुआ है। तो जो क्वेश्चन आता है फैक्ट्स पर तो आता ही है, लेकिन कंसेप्ट पर भी आ जाता है, तो कंसेप्ट पर ध्यान देना आवश्यक है। निश्चित सफलता के लिए दोनों की जरूरत है, कंसेप्चुअल सवाल भी और फैक्ट्स पर भी। तो एक उदाहरण हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्य उत्तराधिकारी राज्य नहीं है। तो मैं पहले ही बताया था 4 स्टेट का नाम। ऑप्शन ए, अगर निम्नलिखित में कौन राज्य उत्तराधिकारी राज्य नहीं है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी अवध, और ऑप्शन डी मराठा राज्य। तो मैं पहले ही बताया था कि उत्तराधिकारी राज्य 4 हैं, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध और बंगाल। मैं पहले बता चुका हूं। तो ये कंसेप्चुअल सवाल हो गया कि उत्तराधिकारी राज्य कौन नहीं है। तो उत्तराधिकारी राज्य में ये मराठा जो है नहीं है, तो इसका आंसर होगा कि नहीं है, ये हो गया। इस तरह से कंसेप्चुअल सवाल के लिए मैं ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति में जो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स हैं उसके बारे में डिटेल्स में मैं यहाँ बताऊंगा और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से ये हो गया कंसेप्चुअल सवाल को हल करने के लिए।
तो सबसे पहले हम चलते हैं हैदराबाद पर, उत्तराधिकारी राज्य हैदराबाद। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है ABHK, ABHK। ये मैं बना हूं, आप अपना जो भी बना सकते हैं या इसको भी देख करके याद कर सकते हैं। A माने अवध, B माने बंगाल, H माने हैदराबाद, K माने कर्नाटक, ABHK। BHK जानते हैं कि 2 रूम का फ्लैट है, 3 रूम का फ्लैट है, तब BHK भी याद रहते ABHK, तो याद हो जाएगा। A माने अवध, B माने बंगाल, H माने हैदराबाद, K माने कर्नाटक। ये उत्तराधिकारी राज्य हैं। इतना क्लियर कंसेप्ट। अब हम चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद का कौन स्टैब्लिश किए, कौन इसका संस्थापक रहे? तो 1724 में निजामुल मुल्क 1724 में निजामुल मुल्क हैदराबाद की स्थापना किए उत्तराधिकारी राज्य में। और ये प्रश्न उठता है कि निजामुल मुल्क का और क्या नाम था? तो निजामुल मुल्क का नाम चीन किलिच खां भी था। यही हम जान लेते हैं, चीन किलिच खां। एक भी ऐसा चीन किलिच खां, एक भी इसमें ऐसा फैक्ट नहीं रहेगा जो मैं इसमें आज जिक्र नहीं करूंगा। सारा का सारा फैक्ट जिक्र कर दूंगा जो एग्जाम में के लिए आपको 100% लाभदायक होगा। चीन किलिच खां, इनको आसफ जाह की उपाधि मिला था। आसफ जाह, ये आसफ जाही वंश का स्थापना हुआ था, यही किए थे आसफ जाही वंश। तो इनका नाम निजामुल मुल्क, चीन किलिच खां, आसफ जाह। मैंने इसके पहले क्लास में बताया था कि उत्तर मुगल सम्राट में जो अमीर लोग हुआ करते थे, उसको कहीं उमरा भी के इतिहास में किसी किताब में लिखा हुआ है। तो अमीरों का कोई 4 प्रकार के अमीर थे। कोई तुरानी गुट के थे, कोई ईरानी गुट के थे, कोई अफगानी गुट के थे और कोई हिंदुस्तानी गुट के थे। तो ये निजामुल मुल्क जो है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि निजामुल मुल्क जो हैदराबाद का स्थापना किए थे, जो संस्थापक थे, वो किस गुट के थे? अमीर में तुरानी गुट, ये तुरानी गुट के थे। क्लियर हो गया? निजामुल मुल्क, चीन किलिच खां, आसफ जाह। इनका निजामुल मुल्क का नाम चीन किलिच खां भी था, आसफ जाह इनको उपाधि मिला था, तुरानी गुट के थे निजामुल मुल्क। मोहम्मद शाह एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि उत्तराधिकारी राज्य जो बने ये चारों, ये किस मुगल बादशाह के पीरियड में ऐसा हुआ कि लोग उत्तराधिकारी राज्य बने? तो पहला मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद का। किस मुगल बादशाह था, मान कौन मुगल बादशाह उस समय थे? तो थे मोहम्मद शाह। ये जान लेना, मोहम्मद शाह के शासन पीरियड में ये उत्तराधिकारी राज्य, अपना स्वतंत्र राज्य का स्थापना, माने उत्तराधिकारी राज्य का स्थापना किए थे। अब प्रश्न ये उठता है, हमको ये जानना है कि उत्तराधिकारी राज्य किसे कहते हैं? ये जो हैदराबाद उत्तराधिकारी राज्य किसे कहते हैं? ये मुगल से कभी लड़ाई नहीं करना चाहते थे। संप्रभुता मुगलों के पास है और ये स्वतंत्र भी हो गए। मुगलों के पास संप्रभुता है, ये इनका कहना था स्वतंत्र राज्य। जैसे निजामुल मुल्क का कि मुगल बादशाह से कि ना आप हमको आपसे लेना देना है, ना आपको हमसे लेना देना, मतलब दोनों का मतलब सॉवरेंटी रहेगा, संप्रभुता रहेगा मुगल बादशाह के पास, और ये स्वतंत्र भी हो गए। ना आप हमको छेड़िए ना हम आपको छेड़ेंगे, ये कहना था माना निजामुल मुल्क का। लेकिन निजामुल मुल्क
इन्होंने कैसे स्थापित किया ये भी हम जान लेने बहुत ज़रूरी है। ये कहानी कैसे बने, आखिर हैदराबाद एकाएक तो इन्होंने स्वतंत्रता घोषित नहीं किया। इसके पीछे जैसे 1739 में, ये बाद में 1724 में इन्होंने, हमने क्लास लिया था तो 1739 में ये करनाल के युद्ध में जो नादिर शाह आक्रमण करता है, तो बाद में पहले स्थापित हैदराबाद किए थे, उसके बाद में ये करनाल के युद्ध में गए थे। तो वहाँ भी इससे मैंने जो क्वेश्चन जो आता है रिलेट करके कि क्या स्थापना के बाद, स्थापना के पहले के स्थापना के बाद, जब हैदराबाद का स्थापित कर लिए थे मैंने उत्तराधिकारी राज्य में, तब 1739 में, ये बाद में गए थे करनाल के युद्ध में। ये थे अवध के नवाब सआदत खां थे। तो ये एक्चुअल में तुरानी गुट के निजामुल मुल्क बहुत योग्य अमीर थे, और ये लोग तो हमने बताया भी था कि ये लोग शासन प्रशासन में दखलंदाजी देना शुरू कर दिए। पहले जो 6 बादशाह थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें अगर उत्तराधिकार का युद्ध होता था तो लोग, अमीर लोग था, लड़ाई करता था, लेकिन वो राजा के मन तरफ से लड़ता था। उस समय ये लोग किसी को राजा बनाना, किसी को गद्दी से उतार देना, ये काम नहीं था इन लोगों का। लेकिन ये उत्तर मुगल काल में इन्होंने ऐसा किया। एकदम क्लियर स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि उत्तर मुगल काल में अमीर लोग ऐसा काम किए। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क ये चाहते थे कि ये प्रशासन अच्छा से चले, मोहम्मद शाह ध्यान दे प्रशासन में, लेकिन ऐसा वो मोहम्मद शाह ध्यान नहीं दिए। तब ये नाराज होकर निकल गए वहाँ से शिकार खेलने के बहाने और हैदराबाद में आ गए। हैदराबाद में इन्होंने अपना जो राज्य है हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य अपना घोषित कर दिया। लेकिन ये मोहम्मद शाह को गंवारा नहीं था, कहा कि तो अलग से निकल गया ही, और डर भी रहा था मोहम्मद शाह। चूंकि मोहम्मद शाह के पहले राजाओं की जो जहांदर शाह है, फर्रुखसियर है, और 2 और जो राजा थे उनके ये लोग अमीर लोग, किसी को मरवा दिया, किसी को हत्या करवा दिया, किसी को गद्दी से उतार दिया। 3 लोगों का जो इतिहास वो ठीक नहीं था। इसलिए ये जो है मुबारिज खान को भेजा, मुबारिज खान, मुबारिज खां को भेजा कि वायसराय बनाकर दक्कन में, जाओ भाई देखो ये तो अपना अलग है, ये निजामुल मुल्क बना लिया वहाँ, ये तो ठीक नहीं है, हमसे अलग होकर के वहाँ अपना, हालांकि नाराज होकर गया था वो निजामुल मुल्क, चूंकि योग्य था और चाह रहा था कि अच्छा से शासन चले भारत का, मुगल सम्राट। लेकिन वो रंगीला बादशाह सुरा सुंदरी में व्यस्त रहता था, उसको कहाँ शासन प्रशासन चलाने का होश था। तो नाराज होकर अपने निकल गया निजामुल मुल्क। लेकिन मुबारिज खां को वायसराय बना करके भेजा वहाँ। तो मुबारिज खां से और निजामुल मुल्क से शक्कुर खेड़ा, इसको शक्कर खेड़ा भी कहीं किताब में लिखा हुआ है। शक्कर याद रखिएगा, जहां शक्कर आ गया या शक्कुर खेड़ा, ऐसे शक्कुर खेड़ा का युद्ध कहा जाता है, शक्कुर खेड़ा। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का युद्ध कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर को काफी पसंद है, जो अक्सर लोग आगे निकल जाता है लेकिन छोटा मोटा युद्ध को भूल जाता है। शक्कुर खेड़ा का युद्ध, शक्कुर खेड़ा का युद्ध किसमें होता है? निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के बीच में होता है। मुबारिज खां इनके द्वारा भेजा गया था, जो सूबेदार बना के भेज दिए थे मोहम्मद शाह, और निजामुल मुल्क के दोनों में लड़ाई होती है। मुबारिज खां शक्कुर खेड़ा का युद्ध में और निजामुल मुल्क में
लड़ाई होता है और उस लड़ाई में मुबारिज खां हार जाता है, निजामुल मुल्क जीत जाता है। लेकिन भीतर से तो पसंद करता था निजामुल मुल्क को मोहम्मद शाह। तो यहीं पर कहा कि जाओ भाई, तुम्हें को वायसराय बना देते हैं। तो निजामुल मुल्क को वायसराय अति बना दिया, सूबेदार हैदराबाद का, और आसिफ जाह का उपाधि भी दे दिया, आसिफ जाह। आसफ जाह। तो ये हो गया बात सकूर खेड़ा का युद्ध या शक्कर खेड़ा का युद्ध, कहीं भी दोनों में कोई रह सकता है। सकूर खेड़ा ज़्यादा लिखा जाता है और कहीं शक्कर खेड़ा भी है, और इस युद्ध में मुबारिज खान हार जाते हैं और निजामुल मुल्क जीत जाते हैं। वहीं पर ये मोहम्मद शाह इनको उपाधि दे देते हैं। एक प्रश्न हमेशा आता है कि सहायक संधि जो बेलेजली अंग्रेजों का जो था, उसको सबसे पहले भारतीय रियासतों में कौन अपनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये इनके मरने के बाद हैदराबाद के निजाम लोग अपनाता है। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। इनके मरने के बाद, मृत्यु के बाद, भारतीय रियासतों में ये पहला राज्य था हैदराबाद जो बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार किया। ये याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रियासतों में कौन ऐसा प्रथम राज्य था जो बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार किया? तो हैदराबाद। ये जब करनाल का युद्ध होता है तो मोहम्मद शाह इनको बुलाते भी हैं, ये निजामुल मुल्क को बुलाएंगे, अवध के नवाब वो भी आते हैं, सआदत खां। लेकिन मुगल आर्मी हार जाती है नादिर शाह से। लेकिन ये लोग अमीर लोग अपने में लड़ाई भिड़ाई, मानो वहाँ भी राष्ट्रीय एकता की लोग भावना में कमी थी। ये लोग राष्ट्र के तरफ से, मुगल आर्मी की तरफ से लड़ जरूर रहा था, लेकिन एक दूसरे अपने में ये लोग का मनसा ठीक नहीं था। और राष्ट्रीय एकता यानी राष्ट्र के प्रति जो लड़ना चाहिए, जो समर्पित होना चाहिए, वो भावना इनमें नहीं थी। तो इस तरह का उत्तराधिकारी राज्य निजामुल मुल्क की कहानी है। निजामुल मुल्क ऐसे योग्य थे, चाहते थे कि मोहम्मद शाह अच्छा से शासन प्रशासन चलावें, लेकिन ऐसा रंगीला बादशाह ने नहीं किया। अब हम आते हैं अवध पर। अवध पर आते हैं। अवध का स्थापना 1722-24 में हुआ था। ये सआदत खां ने किया था। ये वही महोदय हैं जो करनाल के युद्ध में नादिर शाह को बोलते हैं कि दिल्ली में इतना पैसा है, और 20 खाने वाले, जहर खा के मरने वाले में यही है सआदत खां, अवध के नवाब। ये ध्यान रखेंगे। क्षेत्रीय राज्यों में कौन ऐसा नवाब थे जो 20 यानी जहर खाकर मर गए थे? ये सआदत खां, जो अवध का नवाब। ये हालांकि पर्सनल मामला में ये कुछ जो बड़े जमींदार थे उनसे किसानों के हालत को बेहतर बनाए थे। ये कुछ इनका
कार्य क्षेत्र रहा, कार्य रहा। और इन्होंने लखनवी तहजीब भी को डेवलप करवाया अपने शासनकाल में। लखनवी तरजीह को भी इन्होंने डेवलप करवाया। सआदत खां ये, लेकिन करनाल का युद्ध जो होता है, करनाल का युद्ध 1739 में, इसमें इनको बुलाया जाता है। मोहम्मद शाह ने बुलाया, ये गए और यहाँ इनको बंदी बना लिया जाता है। ऐसे मुगल आर्मी वहाँ हार जाती है, तो ये भड़काने में इनका पूरा रोल था। भड़काने में इनका पूरा रोल था। ये नादिर शाह को भड़काया कि दिल्ली में इतना पैसा मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, इतना ही मिलेगा। और लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जिस हम भड़का रहे हैं तो खुद हम ही पर वो गाज गिर जाएगा। नादिर शाह ने इन्हीं से मांग दिया पैसा कि आप, हम दिल्ली में जाएंगे, लूटपाट करेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन तुम क्या दोगे, दो भाई। तो ये नादिर शाह ने जो पैसा मांगा ये नहीं दे सके और अपने मान सम्मान के लिए उन्होंने जहर खाकर, विष खाकर मर गया। तो इनका जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी जो थे सफदरजंग, वो पैसा दे करके नादिर शाह को शांत किए। ये इनकी कहानी है। लेकिन ये बफर स्टेट, अवध को बफर स्टेट कहा जाता है। अवध को बफर स्टेट, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर स्टेट, ये तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए कि अवध है कहाँ। भारत के नक्शा में अवध, देखिए बंगाल से यहां जो बंगाल है, बंगाल के इधर अवध, बंगाल के इधर अवध है। ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं। बंगाल इधर है, बंगाल। ये हम ये समझाना ये चाह रहे हैं कि अवध को बफर स्टेट क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहां मराठा लोग हैं, यहां कलकत्ता में अंग्रेज भी लोग भी था, बम्बई में भी था अंग्रेज लोग। तो दो शक्तिशाली राज्य के बीच में, दो शक्तिशाली राज्य के बीच में जो राज्य रहता है उसको बफर स्टेट कहा जाता है। और एक इसमें एक क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट कब तक बनाया, माने कब तक बना के रखा। तो अंग्रेजों का, मैंने पहले भारत में अंग्रेजों का आगमन उसमें मैं चर्चा किया हूं, पढ़ाया हूं। अंग्रेज तो ऐसे ही माने कूटनीतिज्ञ थे। वो चाह रहे थे कि जब तक मराठा का युद्ध समाप्त नहीं हो जाए, चूंकि मराठों का प्रभुत्व था उत्तर भारत में, उत्तर भारत ने पूरा भारत में, चूंकि मुगल पीरियड कमजोर हो गया था, उत्तर मुगल काल सम्राट जितने निकम्मे, अयोग्य और ये लोग घृणित कायर, रंगीला बादशाह, ये लोग जब आ गए थे जब उत्तर मुगल काल में, तो उस समय मराठा का पूरा भारत में तुति बोलता था। तो अंग्रेजों को मन में डर था, तो इसलिए बफर स्टेट, दो राज्यों अंग्रेज और मराठा के बीच में जो अवध था, उस अवध का ये लोग इज्जत करते थे, मतलब इज्जत में यूज करते थे कि अवध से होकर आना जाना था, बहुत व्यापार। माने कर्मनाशा नदी के आसपास जो
आना जाना या मानो मराठा, जब तक चूंकि मराठा युद्ध होता है और 3 युद्ध होता है, तो जब तक मराठा को लोग तीनों युद्ध में हरा नहीं देते हैं तब तक अवध का बफर स्टेट के रूप में ये लोग मानते हैं। ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न पूछा गया था कि अवध को बफर स्टेट कब तक अंग्रेजों ने माना। इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध है बफर स्टेट के नाम से अवध। तो ये जान लेना जरूरी है, किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में बफर स्टेट किसको बोलते हैं क्षेत्रीय राज्यों में, तो अवध ही है जो बफर स्टेट। तो क्लियर हो गया अवध के बारे में। तो मैंने ये भी बताया कि सआदत खां का उत्तराधिकारी सफदरजंग तो सफदरजंग ने, ये तो महोदय विष खा के मर गए, माने करनाल के युद्ध में। तो सफदरजंग को एक बार मौका मिला, मोहम्मद शाह ने वजीर भी बना दिया सफदरजंग को। इसलिए एक क्वेश्चन कभी आ जाता है कि कौन नवाब थे जिसको नवाब वजीर कहा जाता था। नवाब वजीर न सआदत खां को बोला जाता था, न शुजा-उद-दौला को, न निजामुल मुल्क को। नवाब वजीर सफदरजंग को बोला जाता था। सफदरजंग, चूंकि दोनों हो गया था, सफदरजंग नवाब वजीर। इस तरह का प्रश्न आता है, नवाब वजीर किसको कहा जाता था? सफदरजंग को। इस तरह मैं दोनों साथ लेकर चल रहा हूं, कंसेप्ट भी और फैक्ट्स भी, ताकि कहीं से भी सवाल पूछा जाए तब एग्जाम में आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद शुजा-उद-दौला नवाब बनते हैं अवध का। शुजा-उद-दौला सफदरजंग के बाद शुजा-उद-दौला ये मराठों के साथ धोखा दे दिए। ये अब्दाली, जब युद्ध 1761 में युद्ध हुआ, 1761 में युद्ध होता, पानीपत का तृतीय युद्ध, तो ये महोदय शुजा-उद-दौला अब्दाली का साथ दे दिए। अब्दाली जीत गया, मराठों की यहां हार हो गई। पानीपत का तृतीय युद्ध देखिए हुआ था 1761 में, यहां शुजा-उद-दौला अब्दाली का साथ दिए। भी प्रश्न पूछा जा सकता, फैक्ट्स है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला किसके साथ थे? अब्दाली के साथ थे कि मराठों के साथ थे? इन्होंने अब्दाली को साथ दे दिया। और एक और इनका शुजा-उद-दौला का है कि 1764 में बक्सर का जब युद्ध हुआ तो मीर कासिम का साथ दिए थे। मीर कासिम और शाह आलम, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी। हालांकि लोग हार गए थे। मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, और शुजा-उद-दौला और शाह आलम, हालांकि ये लोग हार गए थे, अंग्रेजों की जीत हो गए थे। लेकिन ये अवध के बारे में जानना है, मैंने बफर स्टेट के बारे में बताया। और इसमें एक है, इनके बाद शुजा-उद-दौला के बाद आसफ-उद-दौला आते हैं, नवाब बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका बस राजधानी खाली चेंज किए, वही उनका बस जानना है, कार्यक्षेत्र, और उनके बारे में ज़्यादा कुछ इतिहासकार लोग नहीं लिखते हैं।
आसफुद्दौला जो फैजाबाद से लखनऊ राजधानी अपना लाते हैं। जो जो छोटा छोटा माइनर चीज़ है उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, चूंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया, जिस पर नज़र नहीं जाता उसको लोग एग्जामिनर पूछ लिया करते हैं। आसफुद्दौला, आसफुद्दौला, ये इनका काम सिर्फ राजधानी चेंज का था। इन्होंने ही राजधानी बनाया था फैजाबाद से लखनऊ, फैजाबाद से लखनऊ, फैजाबाद से लखनऊ, लखनऊ। बस इनका बस यहीं तक। इसके बाद हम चलते हैं, अवध का आखिरी जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। अवध का प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन थे? अंतिम नवाब, अंतिम नवाब हो जाएंगे वाजिद अली शाह। वाजिद, इनकी भी कहानी है। हमने पहले ही बताया कि सिनेमा या मूवी, सिनेमा में जब कैरेक्टर प्लेस पहले कुछ ट्रेलर में दिखा दिया जाता है ताकि आसानी से समझ में आ सके, बाद में जब वही कैरेक्टर प्लेस आता है तो आदमी समझने में आसान हो जाता है। तो ये अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, इनकी भी कहानी है वाजिद अली शाह का। वाजिद अली शाह अवध को ये मिला लेता है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। एक आउटरम है अंग्रेज, इसके सलाह पर ये रिपोर्ट किया आउटरम, ये रिपोर्ट किया डलहौजी को कि यहाँ का शासन व्यवस्था सॉरी, यहाँ का शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। कहाँ का? अवध का। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी क्या कर रहे थे उस समय? ये लॉर्ड डलहौजी, अंग्रेज जो थे लॉर्ड डलहौजी, मैं बात कर रहा हूं वाजिद अली शाह का, जो अवध का अंतिम नवाब हैं। लॉर्ड डलहौजी ये, इसका नियत ठीक नहीं था लॉर्ड डलहौजी का। ये कहा कि देसी रियासतों में जिनका वास्तविक पुत्र नहीं है, माने कोई गोद लिया तो उसको नहीं मानता था। ये को नीति चला, उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। उसके देसी, जिसका वास्तविक पुत्र नहीं रहता था उसके राज्य को हड़प लेता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इसका नीति था, माने हड़प नीति। इसको हिंदी में हड़प नीति कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसी के मुताबिक कुछ देसी रियासतों को हड़प लिया, सतारा है वगैरह, कुछ देसी रियासतों को हड़प लिया था। और इस जब देखा कि इनमें ऐसा दाल नहीं गल रहा था अवध वाला में, तो अवध के वो अलगे कुछ मंगवा लिया रिपोर्ट इनसे, माने रिपोर्ट कर दिया आउटरम कि यहाँ शासन ठीक से नहीं चल रहा है। तो कुशासन, देखिए यहां कुशासन कहा कि कुशासन माने शासन ठीक नहीं चल रहा है। इसके ये रिपोर्ट कर दिया आउटरम किसको? लॉर्ड डलहौजी को। और लॉर्ड डलहौजी इसको अंग्रेजी राज में मिला लिया। यह भी प्रश्न बनता है कि भारत में देसी रियासतों में लॉर्ड डलहौजी ने तो और जो राज्य को हड़पा था, लेकिन किसको कुशासन के आरोप में हड़प लिया था, माने मिला लिया अंग्रेजी राज्य में, तो अवध। यह भी प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखेंगे। जब अवध को वाजिद अली शाह को मिला लिया, माने वाजिद अली शाह के राज्य को अवध को मिला, अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लिए, इनको नजरबंद करके जेल में कलकत्ता में डाल दिए लोग, कलकत्ता में रखा है लोग जेल में इनको, वाजिद अली शाह को। इनके परिवार जो मैंने पत्नी जी थी हजरत महल,
हजरत महल के बारे में आप पढ़ेंगे आगे, हम उसको डिटेल्स में बताएंगे। 1857 की क्रांति में वो भाग लेती हैं। हजरत महल काफ़ी नाराज हैं, काफ़ी रुष्ट हैं अंग्रेजों से, और अंत में हालांकि 1857 की क्रांति जो भी हो, माना 1857 की क्रांति में हजरत महल साथ देती हैं हमारे भारतीय क्रांतिकारियों का। हम जीत तो नहीं सके उस युद्ध माना हजरत क्रांति में, हमारी जीत नहीं हुई हम भारतीय क्रांतिकारियों का, लेकिन एक इतना तो निश्चित था कि पहला अंग्रेजों को भगाने में 1857 का क्रांति मील का पत्थर साबित हुआ, और उसमें पूरा अंग्रेजों का जड़ हिल गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सब का जो जगह जो है अंग्रेज सरकार ले लिया था, इतना तो क्लियर हुआ। तो उस समय ये नेपाल चली गई थी 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति का जो चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज इतना ही, चूँकि वाजिद अली शाह लास्ट थे अवध, और बफर स्टेट भी अवध को बोला गया। पहले मैंने बताया कि उत्तराधिकारी राज्य में यह है कि ये लोग स्वतंत्र जरूर हो गए थे, लेकिन ये लोग मुगल बादशाह से पंगा नहीं लेते थे। माने सॉवरेंटी ऐसे नाम मात्र का कि आप ही के हम लोग शासन में हैं, मतलब अथी में राज्य में हैं, अपना स्वतंत्र राज्य लोग चला रहे थे। उत्तराधिकारी राज्य, उत्तराधिकारी राज्य एक मीनिंग समझ लेना स्पष्ट रूप से, ये कभी उत्तराधिकारी राज्य में चारों राज्य जो हैं, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, कर्नाटक, ये एकदम स्पष्ट रूप से मुगल का ये लोग सूबा था। मुगल जो पीरियड था मुगल साम्राज्य का, ये लोग सूबा, जैसे आज हम भारत में राज्य जिसको बोलते हैं, उस समय मुगल साम्राज्य में सूबा बोला जाता था। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, जो राज्य है उस समय उसको मुगल साम्राज्य में सूबा बोला जाता था। और सूबा के सर्वे सर्वा को सूबेदार कहा जाता था। तो लोग माना मुगल, ये हैदराबाद, अवध, बंगाल और कर्नाटक, ये मुगल साम्राज्य का इस सूबा हुआ करता था। और जब जैसे मुगल साम्राज्य का शक्ति कमजोर हो गया, ये लोग अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। लेकिन ये लोग पंगा नहीं लिया कभी मुगल बादशाह से, लड़ाई करने का जुर्रत नहीं किया कि लड़ेंगे नहीं। लेकिन मुगल बादशाह भी चूंकि कमजोर हो चुका था, लोग इसलिए स्वतंत्रता भी मान लिया कि ठीक है चलो भाई तुम लोग स्वतंत्र रहो, अपना शासन चलाओ। तो नाम मात्र का संप्रभुता था, मात्र नाम मात्र कहने के लिए था कि मुगल बादशाह का मतलब कि अंडर में है, लेकिन ये लोग स्वतंत्र था। हैदराबाद, अवध, बंगाल और कर्नाटक पूरी तरह स्वतंत्र था लोग। ये उत्तराधिकारी राज, इसीलिए इनको उत्तराधिकारी राज बोला जाता है। इसलिए कभी मुगल साम्राज्य का पूरी तरह 100% से ये सूबा हुआ करता था, उत्तराधिकारी राज, इसे ही उत्तराधिकारी राज कहते हैं। अब हम अवध और हैदराबाद की चर्चा किए डिटेल्स में। अब बंगाल पर आते हैं। ओ बंगाल, इसी बंगाल से ऐसा क्या बंगाल में था कि अंग्रेजों ने यहां व्यापार का सेंटर बना लिया, और इसी बंगाल से अंग्रेजों का पॉलिटिकल सत्ता जो है प्रभुत्व कायम हुआ इसी बंगाल से। उस बंगाल की कहानी में 1719-20 में बंगाल की स्थापना किसने की थी? 1719 में मुर्शिद कुली खां ने की थी। ये तो स्पष्ट हो गया कि बंगाल की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां से पहले उतना धन धान्य, उतना संपन्न, जो चरम शिखा, जो मतलब कि बहुत भारत में सबसे ज्यादा संपन्न अगर कोई सूबा था तो बंगाल था। भारत में सबसे ज्यादा कोई संपन्न था तो बंगाल था, और उसको सबसे ज्यादा संपन्न बनाने में मुर्शिद कुली खां का बहुत योगदान था। यह भी प्रश्न है
कि मुगल साम्राज्य में जितने सूबा थे, क्या उसमें सबसे ज़्यादा संपन्न साम्राज्य कौन था? इसका आंसर यही होगा, बंगाल। तो मुर्शिद कुली खां ये कौन थे? इनकी कहानी है, चूंकि औरंगजेब से ही, औरंगजेब इनको दीवान, देखिए औरंगजेब इनको दीवान नियुक्त करता है। कहां? औरंगजेब, बंगाल का दीवान। औरंगजेब द्वारा बंगाल का दीवान इनको नियुक्त किया जाता, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान। बंगाल का दीवान, दीवान क्या करता था मुगल साम्राज्य में? पैसा कलेक्ट करता था, रेवेन्यू। बंगाल का औरंगजेब बंगाल का दीवान नियुक्त किया। और फारूक सियर महाराज, फारूक सियर जो थे, ये मुगल सम्राट, ये सूबेदार बना दिए। अब क्या किया, यही यहां गड़बड़ हुआ कि सूबेदार और दीवान ये दोनों यही हो गए मुर्शिद कुली खां। जबकि मुगल साम्राज्य में सेपरेशन ऑफ पावर के रूप में जिसको दीवान बनाया था, मुगल बादशाह लोग जिसको दीवान बनाता था उसको सूबेदार नहीं बनाता था, और जिसको सूबेदार बनाता था उसको दीवान नहीं बनाता था। लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ, ये मुर्शिद कुली खां को दीवान भी थे और सूबेदार भी थे। क्लियर? ये फारूक सियर ने इनको सूबेदार बना दिया, ये दोनों हो गए। हालांकि मुर्शिद कुली खां का कार्य क्षेत्र अच्छा रहा, इन्होंने बंगाल को अच्छा संपन्न राष्ट्र बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, मुर्शिद कुली खां का। मुर्शिद कुली खां के पहले जो जमींदारों के पास जो जमीन थी, जमींदारों के पास जमीन हुआ करता था, तो मुर्शिद कुली खां जब बंगाल में सूबेदार बना तो ये क्या किया कि अपना खालसा भूमि कर लिया, माने सम्राट के देखरेख में, अंडर में आ गया भूमि। और वहाँ इजारा जो सिस्टम था वो लागू कर दिया, इजारा व्यवस्था मुर्शिद कुली खां लागू कर दिया। और जो गरीब टाइप के किसान होते थे, जो कमजोर होते थे, खेती करने में परेशानी आती थी, उनके पास पैसा नहीं रहता था, साहूकार के चंगुल में फंस जाते थे, तो उनको ऋण देना शुरू कर दिया ताकि रेवेन्यू तसिल्ले में आने में कोई दिक्कत न हो। उस ऋण का नाम था तकावे ऋण। ये मुर्शिद कुली खां का समय में ये ऋण दिया गया, तकावे ऋण। इसका कहीं जिक्र आवे तकावे ऋण का तो मुर्शिद कुली खां का नाम अवश्य आएगा। और इजारा सिस्टम, एक रेवेन्यू कलेक्शन में इजारेदार जो होते थे वो अपना बोली लगाते थे, जो ज़्यादा पैसा उसमें बोली लगाता था उसको सम्राट के पास, माने नवाब के पास लाके अपना रेवेन्यू दे देता था। उसको इजारा सिस्टम ये भी लागू कर दिए मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां तकावे ऋण दे करके किसानों को, जो छोटे मझोले किसान होते थे, मीडियम साइज का, जिनके पास पैसा का अभाव था, खेती करने में प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न हो जाता था, तो उसे दोनों दिक्कत था, उनको रेवेन्यू भी नहीं मिलता था, तो अपना रेवेन्यू भी मिल जाए और उनका भी भला हो जाए। तो उस तरह से ये तकावे ऋण जो दिए, इजारेदार सिस्टम भी चलाए। और कुछ जमीन जो खालसा भूमि मैंने कहा वो मतलब डायरेक्ट नवाब के अंदर में आ गया, तो नवाब के अंदर में आ गया तो वो भी इनका रेवेन्यू में फायदा हुआ। इसलिए मैंने कहा कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा संपन्न राष्ट्र बंगाल था तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, संपन्नता को बनाने में, संपन्न बनाने में मुर्शिद कुली खां का। तो मुर्शिद कुली खां
अपना जो एक्चुअल में उत्तराधिकार जो कहा जाता है वो बनाए थे किनको? सरफराज खां को। लेकिन नाना मुर्शिद कुली खां सरफराज खां के नाना हुए, तो वो सरफराज खां के पिताजी को गद्दी मिल गया, उन्होंने अपना गद्दी ले लिया। तो कोई युद्ध नहीं किए सरफराज खां, मान लिए चलो मेरे पिता को मिल गया। तो अपना शुजाउद्दीन, देखिए ये हुआ, ये निश्चित रूप से आता है मुर्शिद कुली खां। अक्सर पढ़ता है आदमी कि मुर्शिद कुली खां, इसके बाद अलीवर्दी खां पाया जाता है। लेकिन यहाँ जान लेना जरूरी है, एग्जाम में कहीं क्रम आ जाए, मुर्शिद कुली खां, इसके बाद आते हैं शुजाउद्दीन, नवाब बनते हैं शुजाउद्दीन, शुजाउद्दौला नहीं, शुजाउद्दीन, ध्यान रहे, शुजाउद्दौला अवध में है, शुजाउद्दौला कंफ्यूजन नहीं होना है, ये शुजाउद्दीन है और वो अवध का जो था शुजाउद्दौला। बस ये हमेशा ध्यान रखना है। ये क्रम में कहीं पूछा जा सकता है। मुर्शिद कुली खां, उसके बाद नवाब शुजाउद्दीन, उसके बाद शुजाउद्दीन का बेटा जो है वो बनता है सरफराज खां। सरफराज खां, सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां। लेकिन सरफराज खां बेचारा, इसका किस्मत खराब था, ज़्यादा दिन नहीं रहा सरफराज खां, और सरफराज खां की हत्या हो जाती है अलीवर्दी खां द्वारा। किसके द्वारा? अलीवर्दी खां द्वारा। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी। अक्सर पढ़ने के क्रम में बंगाल में मुर्शिद कुली खां, इसके बाद अलीवर्दी खां तक भाग जाता है, लेकिन शुजाउद्दीन और सरफराज खां का नाम नहीं आता है। लेकिन नाम लेना जरूरी है, चूंकि एग्जाम है, एग्जाम में कहीं क्रम से आ गया तो मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन नवाब बने, उसके बाद सरफराज खां बने, तब अलीवर्दी खां है। अलीवर्दीन खां से कहानी बंगाल का शुरू होता है और यहीं से सिनेरियो जो है बदलता है। हालांकि गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां की हत्या, सरफराज खां की हत्या, इस सरफराज खां की हत्या कहाँ होती है? तो गिरिया के युद्ध में। गिरिया एक जगह था, गिरिया का युद्ध, वहां अलीवर्दी खां हत्या कर देता है इनको, सरफराज खां को। ये अलीवर्दी खां इनको मार देता है, गद्दी पे बढ़ जाता है और ये अपना मुगल बादशाह से नजराना दे करके अपना स्वीकृति प्राप्त कर लेता है। वो तो उत्तर मुगल सम्राट में हमने बताया ही था कितना आसान था। ये लोग तो कोई जो 6 बादशाह थे, शक्तिशाली बादशाह, उसमें तो ये लोग आते नहीं थे। उत्तर मुगल सम्राट में वही से सब अयोग्य और निकम्मा लोग था। तो अपना नजराना दे दिया अलीवर्दी खां, अपना स्वीकृति ले लिया। जितना पाप था इधर सरफराज खां को मार हत्या किया था, तो इस पर मुगल बादशाह को रोकना चाहिए था, देखना चाहिए था कि गलत काम किया, लेकिन नहीं, इसको अलीवर्दी खां को नजराना ही दिया ना, अलीवर्दी खां मुगल बादशाह को स्वीकृति दे दिया मुगल बादशाह लोग। तो ये अलीवर्दी खां तक हम आ गए। बंगाल चूंकि डिटेल्स में हमको जानना इसलिए जरूरी हो गया कि यहीं से अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है स्टार्ट होता है, राजनीतिक प्रभुत्व बंगाल से। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां को कोई बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटियां थी। अब आप समझिए, बोलिएगा कि इन 3 बेटियों का चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? तो 3 बेटियों को चर्चा करना जरूरी हो जाता है, इसलिए कि यहीं से सिनेरियो, मैंने कहा कि अलीवर्दी खां से भारत का इतिहास का सिनेरियो बदल जाता है। और पलासी का जो जंग होता है जिसमें अंग्रेजों ने प्रभुत्व रखा भारत में, वो यहीं से शुरू होता है।
ये मान एक बेटी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो सबसे छोटी बेटी जो थी, छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी, इसी का बेटा का नाम था सिराजुद्दौला। इसी को सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बना दिए थे अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला को। अब आप समझते हो कि सबसे छोटी थी इसलिए प्यारी थी, इसीलिए सिराजुद्दौला को, इसी का बेटा था सिराजुद्दौला, इसीलिए अलीवर्दी खां ने उत्तराधिकारी माने राजा नवाब बना दिया। ऐसी बात नहीं थी, ये योग्य आदमी था सिराजुद्दौला, और शासन प्रशासन चलाने में, युद्ध में हमेशा अपना जो आर्ट है, कला है, उसका मन प्रदर्शन करता था और योग्य था। इन्होंने इसमें योग्यता अलीवर्दी खां ने देखा, तब इनको उत्तराधिकारी बनाया। जब इसको उत्तराधिकारी बना दिया सिराजुद्दौला को, इनका एक बेटा था शौकत जंग। देखिए कहानी सिनेरियो कैसे बदलता है। शौकत जंग ये कहता है ये तो माने सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनता, हम भी तो हैं, हमको नहीं बनाए, तो मने मन मुंह फुला लेता है शौकत जंग। देखिए शौकत जंग ये जो है, इनका कोई बेटा नहीं आता लड़ाई के मैदान में मुंह फुलाने। ये जो थे घसीटी बेगम, ये मौसी हुई ना सिराजुद्दौला के, घसीटी बेगम। अब इसको तो सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी बना दिया अलीवर्दी खां, लेकिन ये मौसेरा भाई हो गया शौकत जंग, और ये मौसी हो गई घसीटी बेगम। ये लोग नाक मुंह फुला लिया कि सिराजुद्दौला को नवाब बना दिए और हम लोग को ऐसे ही छोड़ दिए, हम लोग को भी मिलना चाहिए गद्दी। यहीं से अब समझिए कि नाक भाव लोग फुला लिया, मन्ना बीज का विरोध में हो गया। तो सिराजुद्दौला योग्य था, सब कुछ था, लेकिन जब पलासी का युद्ध होगा तो उसमें डिटेल्स में पढ़ाएंगे कि योग्य सिराजुद्दौला के होने के बावजूद भी पलासी के जंग में हार होती है, ऐसी क्या बात थी। तो यही सब देखिए, यही से सिनेरियो बदलता है। ये भी दुश्मन बन गया शौकत जंग, और घसीटी बेगम, और लोग भी आएंगे दुश्मन बन के, लेकिन यही से परिवार में दुश्मन बन गया। एक बाप के 3 बेटी, अभी सिराजुद्दौला छोटी बेटी का बेटा, इसको जब लिख दिया तो इन लोग को तो कम से कम इसके साथ रहना चाहिए, लेकिन लोग नहीं रहा दोनों। शौकत जंग भी विरोधी बन गया, उसका मौसेरा भाई, और घसीटी बेगम में विरोधी बन गई, इसका विरोध करने लगी। तो सिराजुद्दौला की कहानी अब पलासी युद्ध में आएगा। मैंने कहा कि भारत के इतिहास में सिनेरियो बदलेगा, आएगा, तो पलासी युद्ध में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ये बंगाल का का इतिहास हुआ राज्य उत्तराधिकारी राज्य में। अब एक बच गया कर्नाटक, तो कर्नाटक का भी चर्चा कर लेना। हालांकि कर्नाटक तो हैदराबाद में ही था, हैदराबाद के नीचे जो भारत में कर्नाटक है, तो जो दक्कन जो मुगल साम्राज्य का जो होता था सूबा, वो दक्कन के ही नियंत्रण में कर्नाटक रहता था। लेकिन कर्नाटक भी अपना स्वतंत्रता घोषित कर लिया, और 18वीं शताब्दी जब इसके स्वतंत्रता की बात आवे कि कब कर्नाटक स्वतंत्र हुआ, तो 18वीं शताब्दी, 18वीं सदी या शताब्दी, और इसका संस्थापक सादुतुल्ला खां, सादुतुल्ला खां, सादुतुल्ला खां संस्थापक था। तो कर्नाटक में एक बात, हमने जब कर्नाटक के 3 युद्ध पढ़ाया था, तो उसमें कर्नाटक का मैं चर्चा किया था कि उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी कूद गए कर्नाटक में। कर्नाटक में का उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, मत उत्तराधिकार का जो प्रॉब्लम समस्या खड़ा हुआ, ये लोग अंग्रेज और फ्रांसीसी
मैंने भिड़ गए यहाँ। और इसको जैसे हमने एक बार कहा था कि पानीपत को, इतिहास को पानीपत ही क्यों पसंद है, तो पता नहीं ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों को कर्नाटक क्यों पसंद आ गया। जैसे उत्तराधिकार का समस्या खड़ा हुआ, बस ये लोग वहाँ मतलब कि अपना 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 इंटरेस्ट के कारण मन कूद गया लोग। पहली बार भारतीय रियासतों के अपना प्रॉब्लम, भारत के रियासतों का ही प्रॉब्लम था, इसमें इन लोगों का क्या लेना देना था, लेकिन ये लोग कूद गया। तो ये कहानी है वो कर्नाटक के युद्ध में, हमने इसको डिटेल्स में बताया है। और कर्नाटक के युद्ध में ये कब स्थापना होता है कर्नाटक से उत्तराधिकार के राज्य में, तो ये 18वीं सदी में, और साधु तुल्ला खां इसका स्थापना किए थे। तो इस तरह से ये चारों राज्य का बारे में मैंने डिस्कस किया। ये कंसेप्ट भी, और इसमें कंसेप्ट भी है और फैक्ट्स भी है। तो इस तरह से ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके लिए अति उपयोगी हैं। मैंने उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह के बारे में भी जो क्वेश्चन बेस्ट MCQ लेकर आया था, उसमें ध्यान से देख लेंगे। और ये जो बच जाता है पार्ट स्वतंत्र राज्य और नवीन राज्य, अगले क्लास में उसको मैं पूरा कर दूंगा। आज चूँकि बंगाल और ये कर्नाटक और अवध बहुत बड़ा ये लोग था, और इसको जानना जरूरी था, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए डिटेल्स में बताया मैं। आज का क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।